नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कुछ लोगों का मानना है कि शरद पवार इस देश के सबसे बड़े मौसम विज्ञानी, राजनीति की हवा पहचान लेते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार और केजरीवाल ये इस दौड़ में काफ़ी आगे हैं। लेकिन सच ये है कि राजनीति की हवा समझने में, लोगों की नब्ज समझने में अगर देश में कोई नंबर 1 है तो फिर वो आरएसएस है। और शायद इसीलिए हिमाचल और कर्नाटक की हार के बाद, बुरी हार के बाद, आरएसएस एक बात समझ गया था कि बीजेपी का रथ दलदल में फंस गया है। अब इस रथ को दलदल से निकालने के लिए आरएसएस और बीजेपी ने अपने तरकश से सबसे बड़ा तीर निकाला, या यूं कहें सबसे जहरीला तीर निकाला। और इस तीर को चलाने के लिए 27 जून को मोदी जी भोपाल पहुंचे और मकसद था तीर चलाना, इस देश के माहौल को गर्म करना। कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है, फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? आप उसको मुसलमानों का मुद्दा बना के चुनावी राजनीति साध रहे, इसके अलावा कुछ नहीं। और आपने देखा। अब दोस्तों, अगर बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं पर यकीन करें, बंद कमरे की बातचीत पर यकीन करें, तो आरएसएस और बीजेपी ने कर्नाटक की हार के बाद ही इस ऑपरेशन को अंजाम देना शुरू कर दिया था। कई मीटिंग्स हुई, अमित शाह की, जेपी नड्डा की, उसमें फिर मोदी जी भी थे और कहीं ना कहीं आरएसएस के भी कुछ लोग थे। गुपचुप मीटिंग हुई और उसके बाद ये तय किया गया कि इस ऑपरेशन को हर हाल में शुरू करना होगा, क्योंकि मोदी के पास, बीजेपी के पास कोई विकल्प भी नहीं था। तो 13 मई को बेंगलोर में, कर्नाटक में असेंबली के नतीजे आए और बीजेपी बुरी तरह हारी। बीजेपी सिर्फ कर्नाटक नहीं हारी, बुरी तरह हिमाचल भी हारी, दिल्ली में एमसीडी के इलेक्शंस भी हारी और कई बाई इलेक्शन भी हारी, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो। इस हार के बाद ये तय हो गया कि इस तीर को निकालना ही पड़ेगा तरकश से। और इसीलिए 13 मई के कर्नाटक चुनाव के बाद, नतीजों के बाद 18 मई को अर्जुन राम मेघवाल ये देश के नए कानून मंत्री बने, जो आरएसएस के भी करीब हैं, मोदी सरकार के भी बहुत करीब हैं, मोदी जी के और अमित शाह के भी बहुत चहेते हैं। इनको कानून मंत्री बनाया गया। इसकी कहानी मैं आगे बताऊंगा। 18 मई को ये कानून मंत्री बने। उसके बाद इनके बातचीत के दौर शुरू हुए लॉ कमीशन के साथ, और फिर 14 जून को यूनिफॉर्म सिविल कोड का पब्लिक नोटिस जारी हुआ। ये पब्लिक नोटिस जारी हुआ जिसमें 1 महीने की मोहलत दी गई देश के लोगों को, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, बुद्ध हो, सिख हो, ईसाई हो। 1 महीने की मोहलत कि आपको जो सलाह देनी है दीजिए, क्योंकि 14 जुलाई के बाद, ठीक 1 महीने के बाद बिल बनने जा रहा है। जी हाँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बिल आएगा। और जो मानसून सेशन है, जो हो सकता है 18, 19, 20 जुलाई को शुरू हो, उसी मानसून सेशन में अर्जुन राम मेघवाल ये बिल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो 14 जून को पब्लिक नोटिस, 27 जून को मोदी भोपाल पहुंचते हैं और पहला तीर चलाते हैं। और यह तीर था ऑपरेशन सिविल कोड का। अब दोस्तों, ये जो ऑपरेशन है बीजेपी आरएसएस का, इसके सिर्फ 2 टारगेट है, बहुत साफ टारगेट। टारगेट नंबर 1, असेंबली चुनाव, 5 राज्यों के असेंबली चुनाव, या यूं कहें 4 राज्यों के असेंबली चुनाव, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश, 4 राज्यों के चुनाव नवंबर दिसंबर में उन्हें इसी साल 2023 में। और शायद इसीलिए जो मध्य प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है इन 4 राज्यों में, उसी की राजधानी भोपाल में जाके मोदी ने ऐलान किया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की इस मुल्क को जरूरत है और अर्जेंट रिक्वायरमेंट। टारगेट नंबर 2, और टारगेट नंबर 2 है कि नवंबर दिसंबर के ठीक बाद लोकसभा की तैयारी हो जाएगी और 2024 में फाइनल है, सुपर फाइनल मोदी जी का 2024 में, जहां इस कार्ड को खोलकर खेलेगी बीजेपी और आरएसएस। मैं कह रहा हूं
किसकी कितनी पत्नी होंगी, बेटा बेटी को हिस्सेदारी क्या होगी, मैं इसके बियॉन्ड जा रहा हूं कि जिस वक्त देश की छाती पर चाइना खड़ा है, जिस वक्त बेरोजगारी बढ़ रही है, जिस तरफ महंगाई बढ़ रही है और तमाम तरह की दिक्कतें आ रही हैं, उस वक्त मोदी जी ये सब पत्नी और फलाना और ये सब क्यों ला रहे हैं? पर्सनल मामले क्यों ला रहे हैं? पहले जो जो संकट है उसको सॉल्व क्यों नहीं कर रहे? इसको लाने की क्या जरूरत है? दीपक भाई, आप कैसी बात कर रहे हैं? मोदी जी अपने संकट को ही सॉल्व कर रहे हैं। मोदी जी का संकट देश का संकट नहीं है। मोदी जी का संकट करते हुए किसान नहीं है, बेरोजगार बच्चे नहीं है, बाढ़ में डूबते हुए गांव नहीं है, जाता हुआ नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य नहीं है, चाइना नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, एमएसपी पे लोग खरीद के नहीं जाती किसान की फसल, वो नहीं है। उनकी सबसे बड़ी समस्या 2024 के चुनाव जीतने में हार दिखती वो है। दोस्तों, आज का जो बिग क्वेश्चन है, जो सवाल सबसे बड़ा है, वो ये कि क्या ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, जिसमें कई तरह की बातें हैं कि मुस्लिम जो हैं वो 4 बीवी रख सकते हैं, 3 बीवी रख सकते हैं, इस पर भी बहस होगी, गोद कैसे लिया जा सकता है, संपत्ति का बंटवारा कैसे हो सकता है मुस्लिम लॉ में, हिंदू लॉ में, और भी बहुत सी चीज़ें हैं, ट्राइबल के बहुत इश्यूज़ हैं, बहुत पेचीदा मामला, या यूं कहें कि जैसे मोदी जी ने भानुमति का पिटारा खोल दिया है। अंग्रेजी में कहेंगे पेंडोरास बॉक्स, परेशानियां ही परेशानियां जिस बक्से से निकलेंगी, कुछ इस तरह का ये कोड है। और इसी कोड को आज मैं डिकोड करूंगा, जिसका पहला सवाल ये है कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड से इस देश का जो हिंदू मुस्लिम माहौल है, जो टेंशन है, जो तनाव है, क्या ये और गर्म होगा पूरे देश भर में? और ये जो माहौल गर्म होगा, क्या इसी पर वोट की रोटी सेकी जाएगी? और बीजेपी जिसे कह रही है कि साहब ये तो ट्रम्प कार्ड है, मोदी जी का नया ट्रम्प कार्ड है, तो क्या इस ट्रम्प कार्ड के बदौलत मोदी जी 2024 का चुनाव जीत लेंगे? मोदी और उनके चाणक्य अमित शाह के चुनाव जीत लेंगे, फाइनल जीत लेंगे? या ये दांव उल्टा भी पड़ सकता है? मोदी और शाह के कई दांव उल्टे पड़े हैं हाल फिलहाल में, तो क्या ये दांव उल्टा भी पड़ सकता है? ऐसे कई सवाल हैं और इसी यूनिफॉर्म सिविल कोड को आज हम खास मेहमानों के साथ, कुछ खास मेहमानों के साथ डिकोड करने जा रहे हैं आपके लिए। और मुझे उम्मीद है कि आप इसको आखिर तक देखेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा मसला है जिसकी छाया 2024 के मतदान तक, या यूं कहें मतदान की गिनती तक आपको दिखती रहेगी। और आज जो खास मेहमान हैं उसमें हमारे साथ हिसाम सिद्दीकी होंगे, मुस्लिम पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट आज की तारीख में। विनोद अग्निहोत्री, 30-35 साल का एक ज़बरदस्त तजुर्बा है हिंदुस्तान की सियासत को समझने का। और हाँ, बेखौफ आवाज़ अशोक वानखेड़े टाइगर भी होंगे। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, चलते हैं इस कोड को डिकोड करते हैं। 9 साल के बाद मोदी जी को याद आया, 9 फुल ईयर्स, और तब याद आया जब चुनाव में कुछ महीने बाकी। क्या सीधे सीधे मैं अगर आपसे पूछूं, माहौल गर्म किया जा रहा है कि उसकी कोशिश है? तो अब बोलने का मतलब यह है कि आपको 2024 में जो चुनाव होने वाले हैं लोकसभा के, उसके लिए आपको एक माहौल 20 बनाम 80 करना है। आप ये तमाम 20% हिंदुओं को ये बताना चाहते हो कि देखो मैंने इस 20% लोगों की नकेल कस दी। सवाल नकेल कसने का नहीं है। क्या आईपीसी के अंडर पूरे देश के लोग एक नहीं है? मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई सब एक आईपीसी में तो एक है। लेकिन ये क्यों अलग अलग, अब आपको लगता होगा, लेकिन ये जो अभी 14 दिन है बाकी, लेकिन उधर रांची में 30 ट्राइबल संगठनों का गिरोह, मतलब ग्रुप है पूरा, अभी लगा हुआ है अपोज करने के लिए। पूरा नॉर्थ ईस्ट परेशान है। और मुझे तो ये लगता है कि किरण रिजिजू का इस्तीफा नहीं हुआ होगा, उन्होंने कहा होगा कि ये कॉमन सिविल कोड लाओगे तो ये सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट में बहुत बड़ा बवाल होगा। मेरी इज्जत का सवाल है, मुझे यहां से मुक्त करो और मेरे पीछे जो करना सो करो, क्योंकि आज नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा अहम चीजें हैं। ऑब्जेक्टिव क्या मुस्लिम है इसमें? मुसलमानों की तरफ क्वेश्चन मार्क? ऑब्जेक्टिव सिर्फ हिंदू मुसलमान है इस देश। वो जो कह रहे थे कि लोगों को जाके बताओ कॉमन सिविल कोड कैसा जरूरी है, तो मुझे लगता है लोगों को यह भी बताना जरूरी है कॉमन सिविल कोड सिर्फ मुसलमानों तक सीमित नहीं है। ये सिखों पे भी लागू होगा, ये जैनियों पे लागू होगा, पारसियों पे लागू होगा, क्रिश्चियन पे लागू होगा। और सबसे बड़ा ट्राइबल वाला प्रॉब्लम है। ट्राइबल में शादियों के, एडॉप्शन के और राइट टू प्रॉपर्टी के बहुत अलग अलग अपनी उनकी मान्यताएं हैं।
और उन मान्यताओं को क्या आप उनको वो क्या इसको एक्सेप्ट करेंगे, सवाल ये है। जी, और जी। आपको ये चुनाव के टाइम पे, क्योंकि आपके पास कोई चीज बताने की नहीं है, उपलब्धि के नाम पे कि जब आपके पास शून्य निर्माण हुआ है, सिर्फ आप हवाबाजी करते हो, मन की बात करते हो, जन की बात सुनते नहीं हो, सारी चीजें यथावत पड़ी हुई है। तो इस बार ये कहीं ना कहीं जो हिंदू कार्ड नहीं चलने की बात संघ के लोग कह रहे हैं, खासकर ऑर्गेनाइजर का जो आर्टिकल है वो कहता है कि मोदी का ब्रांड भी खत्म हो गया और हिंदू कार्ड भी खत्म हो रहा है। जी। उस हिंदू कार्ड को नए कलेवर में लाने के लिए, उस इसका इंप्रूव्ड एडिशन लाने के लिए कॉमन सिविल कोड की बात हो रही है। मैं हिसाम साहब के पास भी आऊंगा और फाइनल कमेंट लूंगा, लेकिन मैं विनोद जी के पास जाना चाह रहा हूं। विनोद जी, आपको क्या लगता है, नवंबर में राजस्थान में और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव है, और मध्य प्रदेश में जहां भोपाल में जाके यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की है, उसके बाद फिर 2024 का फाइनल है, उत्तर प्रदेश है, तो क्या उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इस तरह के राज्य जहां पर हिंदू मुस्लिम की राजनीति होती है, क्या उसको गरमाना एक मकसद हो सकता है इसका? क्या इलेक्शन कहीं ना कहीं जहन में, दिमाग में है सरकार के? नहीं, इलेक्शन कहीं ना कहीं नहीं, इलेक्शन ही दिमाग में है। कहीं ना कहीं तो होता है जब कहीं कोने में इलेक्शन बैठा हो, बाकी चीजें और भी हों। यहाँ तो सिर्फ इलेक्शन ही दिमाग में है। 24/7 बीजेपी ऐसी पार्टी है जो इलेक्शन मोड में रहती है, और हमारे प्रधानमंत्री जी भी हमेशा इलेक्शन मोड में रहते हैं। और देखिए, कोई भी राजनीतिक पार्टी अपने एजेंडे को जब आगे बढ़ाती है तो उसके पीछे उसकी राजनीतिक मंशा पहले होती है। और ये जो एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का है, ये खुला एजेंडा है, कोई मतलब ऐसा नहीं है कि अचानक निकाल लाए हो चुपचाप। ये तो जनसंघ के जमाने से है, कॉमन सिविल कोड, और ये आपका 370, बाद राम मंदिर भी जुड़ गया था उसमें। तो ये दो तो उन्होंने पूरे कर दिए इस सरकार में, 370 और राम मंदिर। अब ये तीसरा एजेंडा है जिसका टेस्ट केस था ट्रिपल तलाक। ट्रिपल तलाक के समय एक टेस्ट केस था, जैसा भी अशोक भाई ने कहा, टाइगर ने, कि ट्रिपल तलाक भी कॉमन मतलब सिविल कोड का एक हिस्सा है, वो पर्सनल लॉ का ही हिस्सा है। ट्रिपल तलाक का मुद्दा जो है वो एक टेस्ट केस था कि भाई देखो, इसको टच करो, देखो इस पे कितनी आंच है, इसमें इससे कितना विरोध होता है। तो डाला उन्होंने, थोड़ा बहुत विरोध हुआ, पोलिटिकल पार्टी ने कुछ पार्लियामेंट में किया, कुछ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक बयान जारी कर दिया कुछ, उसके बाद लेकिन वो पास हो गया और वो इम्प्लीमेंट हो गया, क्रिमिनल उसमें ऑफेंस बना दिया। अब ये फुल फ्लेश कॉमन सिविल कोड का एजेंडा है। देखिए, कॉमन सिविल कोड लोकसभा चुनावों का मुद्दा बीजेपी बनाने जा रही है। हिसाम साहब, ये बताइए कि ये जो मोदी जी ने आह्वान किया, या आरएसएस पूरी तरह से और बीजेपी जिस तरह से दबाव डाल रही है, और सरकार का कहना है कि साहब यूनिफॉर्म सिविल कोड तो हम लाके रहेंगे, मुसलमानों को, आपके जो धर्म गुरु हैं, जो उलेमा हैं, इन लोगों को इस पर बुनियादी ऐतराज क्यों है? बहुत संक्षेप में मैं जवाब चाहता हूं, 2.5-3 मिनट। देखो दीपक, दो चीजें हैं, इसके दो जवाब हैं। एक तो यह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड मुसलमानों के जो मजहबी मामला है उससे कोई टकराव नहीं होता है, ये बता दूं मैं आपको। जो मौलवी लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं वो बचकाना हरकत कर रहे हैं, इसलिए कि मोदी हो या मोदी के और 3-4 पुश्ते आ जाएं, संविधान के मूलभूत ढांचे में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। और जब तक संविधान के मूलभूत ढांचा रहेगा तब तक ये मुसलमानों का पर्सनल मामला में कुछ नहीं कर सकते। यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आवे, कुछ ले आवे, तो ये बात मुसलमानों को समझनी पड़ेगी, जो लोग मुखालफत करते हैं। आज भी मेरी बात हो रही थी आपसे, बात होने के बाद एक मौलाना साहब से, तो यही बात हो रही थी कि भाई हम क्यों चिल्ला रहे हैं? चिल्लाएं। अब पूरे कोंकण बेल्ट में, आप जैसे अभी बता रहे थे कि हिंदुओं में भी, पूरी कोंकण बेल्ट में अपनी भांजी से शादी करना स्पेशली ब्राह्मणों में बड़ी अच्छी बात मानी जाती है। आप जरा उत्तर प्रदेश में किसी से कह दीजिए ब्राह्मण से कि अपनी भांजी शादी कर लो तो पिटाई कर देगा। तो कहाँ लाएंगे ये? अच्छा, मुसलमान 3-4 मामले हैं। देखिए, एक तो है सक्सेशन का, एक है निकाह का और शादी का, एक है अडॉप्शन का, एक है इनहेरिटेंस का, और एक है इबादत करने का। ये सारे मामले जहां बहुत अच्छी तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड जिन मुल्कों में, पश्चिमी मुल्क देशों में और अमेरिका जैसे कंट्रीज में सालों, वर्षों, सैकड़ों साल से चल रहा है, क्या वहां मुसलमान अपने इन फंडामेंटल्स पे अमल नहीं कर रहा है? क्या यहाँ भी करेगा? इस पे कोई ये नहीं कर सकते बाद में कहते हैं अब ये मैसेज ये दे रहे हैं अपने वोट के लिए। इनका तो वही हाल हो रहा है इस वक्त मोदी का, जो आपने किसी फिल्म था कि मरने वाला जिंदगी चाहता हो जैसे,
वो ये आखिरी वक्त है, उनको पता है कि कुछ होने वाला नहीं है, ये कुछ भी सर पटक ले। अब जितना एग्रेसिव धार्मिक तरीके से मोदी साहब ने कर्नाटक में कैंपेन चला के देख ली और हिंदू इनके जाल में नहीं फंसा, उसके बाद खत्म किस्सा। अब कोई कुछ भी कहता रहा, मैं नहीं मानने वाला हूँ कि 2024 में आने वाले हैं। मैं इस पे अक्सर वानखेड़े साहब जो कहते हैं, मतलब यहाँ एक चीज क्लियर करिए, आपका एक चीज कहना है कि भाई जैसे 4 शादियों की बात है, या फिर मुसलमान गोद नहीं ले सकते, या फिर किस तरह से प्रॉपर्टी का बंटवारा होगा, आपका कहना है कि ये एक बहुत ही पर्सनल चीज है, इसको आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते यूनिफॉर्म सिविल कोड की आड़ लेके, आप ये कहना चाह रहे हैं? संविधान ये कहता है 4 शादियों का कोई वो नहीं है मैंडेटरी। 4 शादियां एक पर्टिकुलर टाइम पर, जब जंगें होती थी आमने सामने की, तलवार से लोग बहुत मरते थे और बहुत सारी विधवाएं हो जाती थी, उन विधवाओं के मसले को निपटाने के लिए एक स्पेशल सर्कमस्टांसेस ने, इस्लाम ने ये इजाजत दी मुसलमानों की कि तुम 4 तक शादी कर सकते हो। वो ऐसे सर्कमस्टांसेस आप तो नहीं है। आप तो बीजेपी कर दे मोदी साहब यहाँ सिविल कोड, तो क्या मोदी ले आएंगे तो हेमा मालिनी और धर्मेंद्र को निकालेंगे अपनी पार्टी से? शादी दूसरी किसने की? आप सर्वे देख लीजिए, आप सर्वे करवा लीजिए कि हिंदुओं में कितनी दो शादियां हैं, 2 से ज्यादा। तो ये जो प्रॉपर्टी का मामला है, इनहेरिटेंस का और सक्सेशन का, मुसलमानों में बहुत क्लियर है। इस्लाम में, कुरान ने कहा है कि फॉर एग्जाम्पल 2 बेटे 1 बेटी है, तो उसकी प्रॉपर्टी के 5 हिस्से बनेंगे, 5 में 2-2 दोनों बेटों को मिलेगा और 1 बेटी को मिलेगा। अब इस पर ये एतराज हुआ कि साहब बेटी को आधा क्यों मिलेगा? तो उसके जवाब में 2 बातें कही गई। नंबर 1 तो ये कि बेटी जहां ब्याह के जा रही है, उसके हस्बैंड को ऑलरेडी 2 हिस्से मिल चुके हैं अपने घर में, तो उसका ज्यादा हो रहा है, उसका शेयर ज्यादा मिल रहा है। दूसरी बात, इस्लाम में बूढ़े माँ बाप को पालने, उनका देखरेख करने, उनका इलाज कराने की जिम्मेदारी बेटे पर डाली गई है, बहू पर नहीं। तो बेटे के जिम्मे अपने माँ बाप के खर्चे की भी जिम्मेदारी है। हमने कहा ना कि ओल्ड एज होम नहीं खोल सकते हम, हमारे यहाँ ओल्ड एज होम खोले तो लोग मारेंगे कि क्या कर रहे हो तुम। तो ये जो हो रहा है, तो ये सिविल कोड लाएंगे, क्या करेंगे उसमें, किस बात का लाएंगे? अभी तक तो उन्होंने मसौदा ही नहीं बताया कि हमारा मसौदा क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड। हमसे राय किस बात के ले रहे हैं? ये जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में बैठे हैं बेवकूफ लोग, और ये लोग राय देने लग गए और मुखालफत करने। भाई किस बात की मुखालफत करो? तुम्हें तो पता ही नहीं है सिविल कोड क्या है, मुखालफत क्या करोगे? तो ये जो मतलब आपका कहना है कि पहले मोदी पत्ते खोलें, उसके बाद फिर आप रिएक्ट करेंगे, पहले पत्ते खोलें। भाई जब हमें पता ही नहीं है कि हमको किस चीज की मुखालफत करना, तो मुखालफत कैसे कर सकते हैं भाई? जी, मैं आ रहा हूँ इस्लाम भाई, मैं आपके पास आ रहा हूँ, मैं टाइगर के पास जा रहा हूँ। टाइगर ये बताइए, ये कह रहे हैं कि पत्ते खोले नहीं मोदी ने अभी ड्राफ्ट सामने रखा नहीं, कोई चीज रखी नहीं, तो ये क्या आपको लग रहा है सिर्फ और सिर्फ प्योर पॉलिटिक्स है कि पॉलिटिक्स करो यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्योंकि आरएसएस का एक एजेंडा था, इस तरह से थोपो कि कहीं ना कहीं एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए? मुझे लगता है जो मुस्लिम लोग अपोज कर रहे हैं वो जानते हैं मोदी जी को। मोदी जी कॉमन सिविल कोड के नाम से कहीं हिंदू सिविल कोड तो लागू नहीं कर रहे। डर ये है क्योंकि कॉमन सिविल कोड का, जैसा उन्होंने कहा अभी हाकिम साहब ने, कि आपको इसमें से जो अच्छी चीजें हर रिलीजन से लेनी चाहिए। क्या वो आप लेते हैं? कुछ रिलीजन में गाय को मार के खाना ठीक है, किसी रिलीजन में गाय को नहीं मारना है, आप किसको लोगे? जैसा कहा कि हम विदर्भ में भी, मैं विदर्भ से आता हूं, मामा की लड़की से शादी होती है, भांजे के यहाँ लड़की दी जाती है, मामा की लड़की अपनी बहन के यहाँ दी जाती है, वो बोलते बॉन्डिंग ठीक होता है। शादियां कहीं आपके यहाँ तो वार होगा, हमारे यहाँ तो मेरे जो नाना थे वो उनकी 2 पत्नियां थी, मेरी 2 नानी थी, क्योंकि जिससे शादी हुई उसको इश्यू ही नहीं हुआ, तो उन्होंने उसको डंप नहीं किया, उन्होंने दूसरी शादी करके फिर उनको 3-4 बच्चे हुए, एक लड़की। ये तो पर्सनल, ये तो शादियां उसमें भी होती है, ये परिस्थिति है। तो क्या आप ये करेंगे? दूसरी बात, ये जो अभी कह रहे थे साहब कि कॉमन सिविल कोड जो है ये इतना इजी भी नहीं है। हमारे यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल है 25, 28, 29, ये आर्टिकल के सामने कॉन्स्टिट्यूशन के दूसरे आर्टिकल 14, 15, 21 और 44 सामने खड़े हैं जी। यदि 25 आर्टिकल रिलीजन का अलाउ करते हैं, 25 से 28 और 29 का माइनॉरिटीज के लिए विशेष दर्जा देता है, तो वही आर्टिकल 14 इक्वलिटी की बात करता है, 15 प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है, 21 फिर प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ करता है, और 44
कॉमन सिविल कोड की बात करता है। जी तो टाइगर, मैं हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेन अमेंडमेंट करने पड़ेंगे, इतना इजी नहीं है। टाइगर, मैं आपको यहाँ टोक रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ चलिए ठीक है, कोई किसी की 2 बीबी हैं, किसी की 3 बीबी, मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ कि बेटी जो है किससे शादी करेगी या फिर बेटा और बेटी में दीपक किस तरह से भाई, प्रॉपर्टी देश डिवाइड। जानना नहीं 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 चाहता है नहीं, कि कॉमन सिविल कोड है क्या? मैं दूसरी चीज कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ किसकी कितनी पत्नी होंगी, बेटा बेटी को हिस्सेदारी क्या होगी, मैं इसके बियॉन्ड जा रहा हूं कि जिस वक्त देश की छाती पर चाइना खड़ा है, जिस वक्त बेरोजगारी बढ़ रही है, जिस तरफ महंगाई बढ़ रही है और तमाम तरह की दिक्कतें आ रही हैं, उस वक्त मोदी जी ये सब पत्नी और फलाना और ये सब क्यों ला रहे हैं? पर्सनल मामले क्यों ला रहे हैं? पहले जो संकट है उसको सॉल्व क्यों नहीं कर रहे? इसको लाने की क्या जरूरत है? दीपक भाई, आप कैसी बात कर रहे हैं? मोदी जी अपने संकट को ही सॉल्व कर रहे हैं। मोदी जी का संकट देश का संकट नहीं है। मोदी जी का संकट करते हुए किसान नहीं है, बेरोजगार बच्चे नहीं है, बाढ़ में डूबते हुए गांव नहीं है, जलता हुआ नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य नहीं है, चाइना नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, एमएसपी पे लोग खरीद के नहीं जाती किसान की फसल, वो नहीं है। उनकी सबसे बड़ी समस्या 2024 के चुनाव जीतने में हार दिखती वो है। चुनाव में जीत ये उनकी मेजर इशू है, उनका गोल है। हर चुनाव जीतना ये उनकी मनीषा है। आने वाले 5 राज्यों में चुनाव जीतना है, लोकसभा का चुनाव जीतना है, और जो तमाम समस्याएं आप गिन रहे हैं वो समस्याएं चुनाव जीतने नहीं देंगे। तो इन समस्याओं के ऊपर एक नई समस्या पैदा करके लोगों के बीच में उलझा दो, वो कॉमन सिविल कोड इसी स्ट्रेटेजिक पीरियड के लिए ला रहे हैं। क्यों नहीं कहते कि 2024 का चुनाव होने दीजिए, 24 का चुनाव जब हो जाएगा तो हम देखेंगे उसको क्या है। जब 2024 का चुनाव एकदम मुंह पे है, कॉमन सिविल कोड क्यों याद आया? क्या कॉमन सिविल कोड हिंदू सिविल कोड बिल है? इस पे क्लैरिफिकेशन देना होगा सरकार को। और यदि नहीं तो कॉमन सिविल कोड है क्या, ये बताए तो सही। मैं टाइगर आपके पास आ रहा हूँ, आप थोड़ा सा इमोशनल हो गए, मैं आ रहा हूँ आपके पास। नहीं, सवाल ये है कि आप कहते हैं कि उनके पास समस्या है। देखिए, मोदी जी के जगह बैठ के सोचिए दीपक भाई, मोदी जी को सबसे बड़ी समस्या 2024 में चुनाव जीतने की है। उसके लिए वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। जी जी। और एक कॉमन सिविल कोड का ये, मैं बोल रहा हूं आपको, ये सिविल वॉर की तरफ जाएगा। नॉर्थ ईस्ट अभी तपा हुआ है जी, और ट्राइबल्स इसमें सबसे ज्यादा आहत होंगे। मुझे डर इस बात का है। मैं टाइगर आपके पास आऊंगा, आपके पास में आऊंगा। विनोद जी, जो अभी टाइगर बोल रहे हैं कि भाई ये जो मुद्दे हैं, चाहे वो चीन का मुद्दा हो, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, उसकी जगह एक नया इशू मोदी जी लेके आ रहे हैं। तो क्या आने वाले समय में जो वोटर है वो ये सोचे कि राहुल गांधी को वोट दें या मोदी को वोट दें या अखिलेश को वोट दें या नीतीश को वोट दें, किस मेरिट पर वोट दें, उनकी वोटर की प्रायोरिटी क्या हो जाती है? इसकी जगह अब चौराहे चौराहे पर बजाय पॉलिटिकल पार्टी डिस्कस करने की, क्या हमारा समाज अब 2 बीबी 3 बीबी डिस्कस करेगा? क्या हमारा समाज अब घर का बंटवारा कैसे होगा इसको डिस्कस करेगा? क्या ये जो घर के छोटे छोटे मसले हैं ये अब इलेक्शन का इशू बनेगा और इस तरह से समाज को बांटा जाएगा क्या? चाहे वो ट्राइबल हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो। दीपक भाई, समाज को बांटा जाएगा? समाज तो बंट चुका है। अभी मुंबई की एक घटना कल की है, आज चैनलों पे चल रही है कि एक सोसाइटी में एक सज्जन बकरा लेके आ गए बकरीद के मौके पर, कार में अपनी रख करके। अब ये पता नहीं बकरा कुर्बानी ले लाए या हो सकता है बकरा खरीद के लाए हो बाजार से, और उसके बाद जहां कुर्बानी देने की बात होती है वहां जाके दान देना हो कहीं, लेकिन हाँ, या कोई लोग जो दान दे देते हैं। लेकिन वो पूरी सोसाइटी वहां पर खड़ी हो गई और जाकर के वहां बाकायदा जो है हंगामा हो गया और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे, जय श्री राम के नारे लगने लगे। मतलब इसके पहले भी इस देश में बकरीद आती रही है यार। हम लोगों के बचपन से बकरीद, ईद, बकरीद, मुहर्रम सब मनाए जाते रहे, और कभी जो है बकरे को लेकर के कभी कोई झगड़ा इस तरह हुआ ही नहीं। पड़ोस में अगर कोई मुस्लिम परिवार है वो बकरा लेके आए, बगल में हिंदू परिवार है उनके यहाँ बकरा कुर्बानी दी गई या बकरा को दान किया गया, किससे मतलब होता था? हाँ, सेवई खाने जरूर चले जाते थे हमारे जैसे शाकाहारी लोग, या जिनको गोश्त पसंद है वो मटन खाने चले जाते थे। अब ये हो गया है कि वो बकरे पे पूरी, और वो हाई प्रोफाइल सोसाइटी है, बड़े पढ़े लिखे लोग और बड़े काबिल लोग वहां पर हैं, मुल्क के जो मतलब कॉर्पोरेट सेक्टर में होंगे, बिजनेस सेक्टर में होंगे, इंजीनियर होंगे। अब इसका नतीजा क्या होगा? इस तरह की घटना। और वहां वो लेडीज कह रही हैं कि पाकिस्तान नहीं है, हिंदुस्तान है।
अरे भाई पाकिस्तान नहीं, मतलब ये कौन सी भाषा हो रही है, क्या हो रहा है? तो इसका मतलब तो ये होगा कि फिर तो वही होगा कि हिंदुओं की कॉलोनी अलग, मुसलमानों की अलग, हिंदुओं की सोसाइटी अलग, मुसलमानों की अलग, और फिर आप जो एक और बात यूनिफॉर्म सिविल कोड की कर रहे हैं। हाँ हाँ, वो आप सेग्रेशन कर रहे हैं आप। तो इसलिए मतलब एक तरफ आप समाज जो को कह रहे हैं बांट कि भी रहे हैं, दूसरी तरफ यूनिफॉर्मिटी भी लाना चाह रहे हैं समाज में। तो सवाल यही तो है कि देखिए कि ऊपर से आप कॉमन सिविल कोड की बात करिए, नीचे आपके फुट सोल्जर जो है, कभी गाय की रक्षा के नाम पर, कभी बकरे के नाम पर, कभी इसके नाम पर, बकरीद आता ही सोशल मीडिया पे शुरू हो जाता है कि सबका वो जीव प्रेम जाग जाता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि कॉमन सिविल कोड जो है, ये जो अभी अशोक बाबू ने कहा है कि ये हिंदू सिविल कोड नहीं है, ना मुस्लिम सिविल कोड होगा। ये जब कॉमन सिविल कोड की आप बात करते हैं तो फिर आपको भानुमति का पिटारा खोलने वाला मामला है ये। जी जी, पेंडोरास बॉक्स खोलने वाला मामला है जी। इसाम साहब, हम एक चीज ये देख रहे थे कि मोदी जी अभी जैसे इजिप्ट गए, अब इजिप्ट तो एक इस्लामिक कंट्री है, उससे पहले वो अबू धाबी के शेख साहब से मिले, वहां उन्होंने कहा कि भाई मस्जिद में भी चले जाते हैं, वो दुबई के शेख से भी मिलते हैं, वो सऊदी अरब के किंग से भी बात करते हैं फोन पे। तो जब मोदी जी मिडिल ईस्ट में होते हैं, इस्लामिक कंट्रीज में होते हैं, तो ऐसा लगता है कि साहब इनसे जनरस, इनसे ज्यादा कोई मतलब ऐसा आदमी जो अकबर भी नहीं थे, मतलब ये तो इतने सेकुलर आदमी है कि साहब मुस्लिम कंट्रीज के बीच में घूम रहे हैं, शेखों से हाथ मिला रहे हैं, वहां के जो रिलीजियस लीडर हैं मुसलमानों के उनसे मिल रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो हिंदुस्तान में कदम रखते हैं तो कभी यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो कभी 3 तलाक, और तो कभी वहां के अवार्ड भी ले रहे हैं, वहां के अवार्ड भी लेते हैं, अवार्ड भी लेते हैं इस्लामिक कंट्रियों के। तो यहां पर जब आते हैं तो उनकी टोन क्यों बदल जाती है? क्या ये एक कॉन्ट्रडिक्शन है या मोदी जी के अंदर दो चेहरे हैं? आप किस तरह से, मुसलमान कैसे देखते हैं इसको हिंदुस्तान के? क्योंकि बाहर के जो मुस्लिम लीडर हैं उनको तो सबको खुश करते हैं मोदी जी, यहां के मुसलमानों को खुश क्यों नहीं कर रहे? देखिए, उनके अंदर 2 चेहरे नहीं है, उनके अंदर 4-5 चेहरे हैं। मैं तो ये जानना चाह रहा हूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, भारत के संविधान ने महिलाओं को और पुरुषों को बराबर के अधिकार दिए हैं। अब जब बराबर के अधिकार दिए हैं और आरएसएस के प्रचारक महिलाओं को तिरस्कृत करते हैं, तो क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड कहेगा कि तुमको शादी करनी पड़ेगी? नंबर 1। दूसरी बात यह है कि मोदी साहब ने वो जो वो पहन लिया मिस्र में जाकर के, उनके हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, तो जिन साहब ने सिविलियन अवार्ड उनको पहनाया, वो तो गोश्त तो कबाब खा के आधे घर से उन्हीं हाथों से पहना दिया। तो ये हिंदुओं में किस मुंह से बात कर रहे हैं भाई? तीसरी बात वही है कि उन्होंने जो भी कल भोपाल में बोला है, भोपाल की उनकी पूरा भाषण फ्रस्ट्रेशन का शिकार लगता है। और मैं फिर कह रहा हूं कि अब इनके कुछ भी कर लें, ये उल्टे खड़े हो जाएं हिंदुओं के लिए, अब इनका कुछ होने वाला नहीं है 2024 में, इतना तो मान लीजिए आप। टाइगर, लास्ट बयान। अमेरिका में व्हाइट हाउस में मोदी जी ने कैमरे पर कहा कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है और माइनॉरिटीज, खासकर जो मुस्लिम है, हर जगह सबका साथ सबका विश्वास, सब बराबर। हिंदुस्तान में मोदी सरकार की आंखों के तले सब कोई बराबर है, किसी का कुछ भी सरकार जो है इतना तिल बराबर भी नुकसान नहीं करना चाहती, सबका भला करना चाहती। ये मोदी सरकार भला करने वाली सरकार, ये अमेरिका में उन्होंने कहा। लेकिन इंडिया में जब हम आप देखते हैं, जब वापस लौटते हैं, एक नया रूप आता है। ये जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, ये क्या है? क्या आरएसएस का दबाव है, वोट का दबाव है, या मोदी जी गद्दी बचाने के लिए सब काम करते हैं? मोदी जी जब भी मुंह खोलते हैं झूठ बोलने के लिए खोलते हैं, चाहे देश हो या विदेश हो। उनमें एक खासियत है, वो हर जगह झूठ बोलते हैं, उसमें वो कभी परहेज नहीं करते कि भाई विदेश में मैं सच बोलूं या भारत में मैं सच बोलूं। मोदी जी को पूछना पड़ेगा, ये जो बार बार आप सब कहते हैं, मैं 30 सेकंड लूंगा आपको। एक हिंदी पिक्चर आई थी, उसमें वो बार बार पूछते, वो जो संपादक होता है अखबार का, वो अपने फोटोग्राफर को, अनिल कपूर और एक फरदीन खान था, वो बोलते बी पॉजिटिव। इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है, बोले भाई साहब ये बार बार बी पॉजिटिव क्या कह रहे हैं आप? बोले नहीं, मेरा ब्लड बी पॉजिटिव है, इसलिए मैं बी पॉजिटिव कहता हूं। तो ऐसा हमको इनको पूछना पड़ेगा, सबका साथ और सबका विकास, इसमें विकास एक बार रेखांकित कर दीजिएगा, और साथ सब कौन है ये रेखांकित कर दीजिएगा। क्या वो सब अडानी अंबानी है, सब अमित शाह योगी जी हैं, सब में शरद पवार हैं, सब में केसीआर है, सब में ओएसी है, जो छुपे हुए सब है, खुले हुए सब है? ये बता दे,
एक बार देश को फाइनली, तो फिर कोई सवाल ही नहीं पूछेगा उनका, क्योंकि मालूम है सब मतलब क्या है। और विकास के मायने बता दें, यदि अमित शाह के बेटे बीसीसीआई के चेयरमैन बनते हैं, यदि वो विकास है तो हम उसके बाद सेक्रेटरी बनते हैं, तो उसके बाद पूछेंगे नहीं हम। अडानी दुनिया के सबसे बड़े आदमी बोलते तो हम नहीं पूछेंगे भाई जी। यदि भ्रष्टाचार करने वाला आदमी मुख्यमंत्री बनता है आपके यहाँ, वो विकास है तो हम नहीं पूछते भाई, हम सवाल ही नहीं पूछेंगे। पता तो पड़े विकास के मायने क्या है और ये सब कौन है जी, सब कौन है। लास्ट क्वेश्चन मेरा विनोद जी से। विनोद जी, आप ही की बारी थी। लास्ट क्वेश्चन हम सम अप करने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड भले ही हिंदू मुसलमान का मुद्दा बनाया जा रहा हो, माहौल को गर्म किया जा रहा हो, क्या मोदी जी को बेनिफिट होगा इसका, यूनिफॉर्म सिविल कोड का इलेक्शंस में? देखिए, बेनिफिट होगा कि नहीं होगा ये अभी कहना मुश्किल है मेरे लिए, लेकिन इतना जरूर है उन्होंने अपनी उस कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस किया है जो बीजेपी की, आरएसएस की जनसंघ के जमाने से कोर कॉन्स्टिट्यूंसी है, जिसमें कुछ इजाफा भी हुआ है पिछले 15-20 सालों में जी। और वो कॉन्स्टिट्यूंसी जो है थोड़ा सा कभी कभी निराशा की, जब कर्नाटक की हार के बाद काफी निराशा के, उदासी के गर्त में चली गई थी, उसको लगता था कि चीजें हाथ से निकल रही हैं, जिसका संकेत ऑर्गेनाइजर के उस राइटअप में भी आया। तो उन्होंने उसको एड्रेस किया है कि अभी हमारे पास मुद्दों की कमी नहीं, मुद्दे हैं हमारे पास। देखिए, मोदी जी 2 लेवल पे एड्रेस कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 का और उसके पहले के विधानसभा चुनाव अगर अलग अलग होते हैं, अगर साथ हो जाए तो दोनों सब एक साथ ही हो जाएंगे जी। अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है, वो ये है कि एक तरफ तो वो यूसीसी के जरिए जो हिंदुत्व का एक एजेंडा है बीजेपी का, उसको एड्रेस कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने पसमानदा मुसलमानों का सवाल भी कल उठाया, जिसको आप अभी अनदेखा कर रहे हैं। हाँ, बोल दीजिए। यूसीसी हमारा मुद्दा है, अब पसमानदा मुसलमान हम एड्रेस कर रहे हैं जी। टाइगर टाइम जा रहा है। प्रधानमंत्री जी मुसलमानों में जो गरीब है, पसमानदा मुसलमान है, उनके लिए बहुत ज्यादा चिंतित है। लेकिन जिस हिंदुत्व की वो ध्वजवाहक है, वहां शेड्यूल कास्ट गॉगल नहीं पहन सकता, अच्छे कपड़े पहन नहीं सकता, शादी में घोड़ी पे नहीं बैठ सकता, आए दिन पीटता है, उसके बारे में वो जरा भी चिंतित नहीं है। ये तो वो जो गारंटी की बात कर रहे हैं, उसमें भी एक बताना चाहता हूं। वो कह रहे हैं कि विपक्ष गारंटी लेता है भ्रष्टाचार करने की, और मोदी जी गारंटी लेते हैं भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने की, क्योंकि जो भी भ्रष्टाचारी इनके पास चले जाते हैं, गले में यही कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, यही एक मोदी जी के अंदर विरोधाभास। जी, आखिरी बात। हाँ, हिसाम साहब बोलिए, लास्ट सेंटेंस। देखिए, ये बहुत गलतफहमी में है। पसमानदा जो 2-3 लीडर इनके साथ आए हैं, उनकी समाज में जाते हैं तो उन पर बड़ी थूथू होती है, इसलिए कि आज तक जितनी कार्रवाइयां हुई हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे वो हो, कुर्बानी नहीं होने देंगे, झटका नहीं होने करेंगे और जबा नहीं होने देंगे। इससे मुतासिर या फल की दुकान नहीं लगा देंगे, कौन है? सारे तो पसमानदा हैं। जी, हिसाम भाई, मैं वही कह रहा हूँ कि यही कॉन्ट्रडिक्शंस हैं कि 2 चेहरे हैं, बाहर कुछ और चेहरा है, भीतर कुछ और चेहरा है, और इसीलिए शायद मुसलमानों से की प्रति एक नफरत भी है, और वहीं मुसलमानों को जो है अपनी तरफ लाना भी चाहते हैं, पसमानदा की दुहाई भी देते हैं। आप सारे लोग आए, तीनों लोग आए, और आपने रोशनी डाली। एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मुझे लगता है आने वाले महीनों में अभी स्टूडियो से आगे बढ़कर चाय के होटल में, ढाबे पे, ट्रेन पे, बस स्टॉप पे, हर जगह डिस्कस होगा। जिस वक्त हमें महंगाई और बेरोजगारी की बात करनी चाहिए थी, अब हम बात करेंगे कि किसकी 2 बीबी होंगी, किसकी 3 बीबी होंगी, और बेटा बेटी में बंटवारा कैसे होगा। तो ये एक नया कार्ड खेला है मोदी ने। देखते हैं कि नवंबर में जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं 5 राज्यों में, उसमें क्या नतीजा मिलता है। आप सब आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने रोशनी डाली और हमारे ऑडियंस के लिए आपने समय निकाला। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया।